पश्चिम बंगाल के संदेश खली से जो खबरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के फॉर्म में हम लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाली, और सिर्फ परेशान करने वाली नहीं, शर्मिंदा करने वाली। इन खबरों से न सिर्फ हमें चिंता होनी चाहिए बल्कि एक सोसाइटी के तौर पे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब जनवरी 5, 2024 को ईडी की एक टीम इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के घर पर रेड करने जा रही थी। उस टीम के ऊपर पथराव हुआ। उस टीम में जो लोग शामिल थे वो घायल हुए, एक दो लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए। और उसके बाद जो इस घटना का मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, वो फरार चल रहा है। आज उस घटना के तकरीबन 40-45 दिन हो गए, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक फरार है। जब वो व्यक्ति कानून से भागकर फरार हो गया, उसके बाद संदेश खली गांव की महिलाएं निकल कर आईं और उन्होंने अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार को सारी दुनिया को बताया। उन लोगों का आरोप है कि उन लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया, यौन हिंसा की गई, उन लोगों के साथ महिला होने के तौर पर हिंसा की गई, उनके परिवार के पुरुष सदस्यों के सामने उन लोगों के साथ हिंसा की गई, उनके परिवार के सदस्यों को भी पीटा गया, और उनकी जो ज़मीन थी उस ज़मीन को उनसे जबरदस्ती छीन लिया गया है। उन लोगों को काम करवाया जाता है और उसके पैसे भी नहीं दिए जाते, चाहे आप सरकारी योजना मनरेगा की बात करें या ऐसे भी जो उनसे खेतों में काम करवाया जाता है उसका पैसे नहीं दिए जाते। और उनको तरह तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, जैसे कि उन लोगों के घर की पानी की सप्लाई काट देना, और उसके बाद जब उसके ऊपर शिकायत वो लोग कर रहे हैं पुलिस से, तो पुलिस भी उन्हीं आरोपियों के पास उनको वापस भेज रही है और कह रही है कि आप उन्हीं आरोपियों से जाके इन समस्याओं का निदान खोजें। इस पूरे केस में राज्य की पुलिस, राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है। जब ये मुद्दा निकल के आया, वहाँ की महिलाओं ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई, जिसके विरुद्ध लोग हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने ठोस रीज़न न होने की वजह से वो जो धारा 144 वहाँ लागू की गई थी उसको हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग पॉइंट्स पर वहाँ धारा 144 लगाई है। उसके बाद इस मुद्दे के ऊपर पश्चिम बंगाल की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने पूरे राज्य में प्रोटेस्ट किया और इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका गई है, जिसके ऊपर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। और उन लोगों का डिमांड है कि इस पूरे घटनाक्रम की कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच या एसआईटी जांच करवाई जाए। बीजेपी इस मुद्दे को लेके पूरे राज्य में प्रोटेस्ट कर रही है, और सिर्फ राज्य में नहीं, अब ये मुद्दा निकल के पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर केरल की अपनी विजिट पे थे, उसको आधा छोड़कर वो वापस आए और वो संदेश खली गए। उसके अलावा जो अनुसूचित जाति आयोग है, जो एक संवैधानिक संस्था है, एससी कमीशन, वो वहाँ पर विजिट करने गया, वुमेन्स कमीशन वहाँ विजिट करने गया, वहाँ चाइल्ड कमीशन विजिट करने गया है। लेकिन वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जो लीडर ऑफ हाउस हैं अधीर रंजन चौधरी, उन लोगों को वहाँ घुसने से पुलिस ने रोक दिया। हालांकि इस तरह के पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो हैं, अगर ऐसा हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ न जाने दिया जाए, इस तरह की चीज़ें हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है अपने अपने राज्य में। आपने हाथरस में भी उत्तर प्रदेश में इस तरह का देखा था, वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं जाने दिया जा रहा। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये केस इस तरह से डिफरेंट है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो लोग अक्यूज्ड थे उन लोगों को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया था। लेकिन ये बहुत शॉकिंग है कि आज 40 दिन 45 दिन हो गए इस घटना को, लेकिन जो इसका मुख्य आरोपी, जो इसका सरगना है शेख शाहजहां, वो आज भी गायब है। हालांकि उसके कुछ गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। आदरणीय ममता बनर्जी जी ने विधानसभा में भी कहा कि उन्होंने एक टीम बनाई है जो वुमेन हेडेड टीम है, और ज़्यादातर उसमें लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और उन्होंने एक टीम, वो जो टीम बनाई है वो टीम वहाँ पर जांच कर रही है। 17 लोगों को उसने अरेस्ट किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के केस में जब आप इस तरह की घटनाओं की बात करें, जब वहाँ पर पब्लिक आउटरेज होता है और उसके बाद उस पर जो पॉलिटिक्स होती है, तो आदरणीय ममता बनर्जी, जो आज उनकी पार्टी टीएमसी पार्टी जो है सत्ता में,
वो भी इसी तरह के एक पब्लिक आउटरीच जो नंदीग्राम में हुआ था और उसके बाद सिंगूर में हुआ था, उससे निकल के आई पार्टी है। और उससे निकल के उस समय उन लोगों ने वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी जो लेफ्ट पार्टीज थी उनके विरुद्ध ये पूरा का पूरा आउटरीच किया और उसके बाद वो लोग सत्ता में आए। और आज पश्चिम बंगाल में फिर वही केस हो रहा है और एक गांव में फिर से इस तरह का पब्लिक आउटरीच है और वहाँ की सरकार पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ जाने से रोक रही है। आप ये कह सकते हैं कि शायद ये संदेश खली भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही हो जाए जैसे कि नंदीग्राम टीएमसी के लिए था, और जैसे कि नंदीग्राम में वाम मोर्चा की सरकार को गिराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शायद संदेश खली आगे चलकर इसी तरह तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस तरह के केसेस पश्चिम बंगाल में हमेशा होते आए हैं। मैं एक राज्य के तौर पर उस राज्य की आलोचना नहीं कर रहा, मैं जानता हूं कि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि किसी भी मैटर पर पूरी राज्य की मशीनरी लग जाती है, कोई भी अगर इस तरह का कुछ कहता है तो। और पश्चिम बंगाल के केस हो या पंजाब का केस हो या कांग्रेस शासित अन्य प्रदेशों के केस हो, इसमें तुरंत जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है। तो एक राज्य के तौर पे मैं इस पूरे पश्चिम बंगाल के लिए नहीं कह रहा, और वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री भी इसको पश्चिम बंगाल के प्राइड से जोड़ रही हैं, और मैं पश्चिम बंगाल के प्राइड के ऊपर नहीं कह रहा, मैं एक सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस तरह के केसेस हमेशा होते हैं। चाहे नक्सलबाड़ी का आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे नंदीग्राम का उदाहरण ले लीजिए, चाहे सिंगूर का उदाहरण ले लीजिए, और अब ये संदेश खली है। इसी तरह एक केस हुआ था मारिच झापी करके, एक वहाँ पर द्वीप है, उस द्वीप पर भी इसी तरह का केस हुआ था, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की हत्याएं की गई थी, और वो भी एक बहुत बॉइलिंग पॉइंट रहा है पश्चिम बंगाल के इतिहास में। मैं आपको फिर बोल दूं कि मैं पश्चिम बंगाल पूरे राज्य के तौर पर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट दे रहा हूँ। आपको नंदीग्राम की घटना याद होगी। नंदीग्राम में तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गया था कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियाँ चला रहे थे, बम से हमला कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल में अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी कैमरे पे वो सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। हालांकि ये है कि राजनीतिक हत्याएं आज भी वहाँ पर होती हैं, लोगों को मार के आज भी वहाँ पर टांग दिया जाता है, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अफसोसनाक जो बात है, जो शर्मसार कर देने वाली बात है, वो पूरा का पूरा जो एक स्टेट मशीनरी है उसका जिस तरह का एटीट्यूड है। वहाँ के पुलिस ने ये कहा है कि टोटल 4 रिटर्न एप्लीकेशंस उनको मिले हैं, जिसमें एक मॉलेस्टेशन के केस से रिलेटेड है और 3 अदर इश्यूज से रिलेटेड केसेस हैं। लेकिन जो आदरणीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी, वो जिस तरह से इसको आरएसएस और बीजेपी की साजिश बता रही हैं, वो जैसे आदरणीय रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जो कह रही हैं कि महिलाएं अपना चेहरा ढक के क्यों बात कर रही हैं, मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगी। इस तरह की बातें स्टेट का बायसनेस इस घटनाक्रम के बारे में दिखाती है, जो कि बहुत चिंताजनक है और बहुत दुखद भी है। आप उस परिवार की कल्पना कीजिए, आप उस फैमिली की सिचुएशन को जस्ट इमेजिन कीजिए, जिस फैमिली में महिलाओं के साथ इस तरह दुर्व्यवहार हो रहा है उस परिवार के पुरुषों के सामने, और उन महिलाओं को यह धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारे पति को मार देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए किस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। और ये और भी दुखदाई है कि आदरणीय मुख्यमंत्री ने अगर इस तरह का कहा कि महिलाएं चेहरा ढक के क्यों बात कर रही हैं, मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगी, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई महिला अपने खिलाफ किसी तरह की सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करती हैं तो उनकी आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं की जाती। ये जरूर उनको पता होगा, और उसके बावजूद अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं जैसा आदरणीय रविशंकर प्रसाद ने कहा, तो ये निश्चित तौर पे बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है। वो आदरणीय मुख्यमंत्री इस सिचुएशन से खुद लड़के आई हैं। पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी दलों की सरकार थी तो क्या क्या नहीं झेला है उन्होंने। एक उनके बारे में किस्सा मशहूर है कि राइटर्स बिल्डिंग में जो पश्चिम बंगाल सरकार का मुख्यालय है, वहाँ पर एक बार वो गई थी कुछ इसी तरह प्रोटेस्ट करने, और उनके पुलिस के साथ झड़प हुई और पुलिस ने उनका सर फोड़ दिया। तो उन्होंने एक कसम खाई कि वो राइटर्स बिल्डिंग में दोबारा तभी आएंगी जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और इस तरह के संघर्ष की हुई महिला दूसरे महिलाओं के संघर्ष के ऊपर अगर इस तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं और वहाँ के अक्यूज जो हैं उनको बचाने की अगर कोशिश कर रही हैं, तो ये निश्चित तौर पे बहुत दुखदाई है। हालांकि शेख शाहजहाँ के जो 2 गुर्गे थे, जो उनके पार्टी के सदस्य भी थे, उन लोगों को निकाल दिया गया है पार्टी से और उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन शेख शाहजहाँ अभी तक गायब है और उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है।
और हो सकता है जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री कह रही हैं कि ये साजिश हो, लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स भी है तो भी जो मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से पूरे घटनाक्रम को वाइट वॉश करना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग इसके ऊपर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लोग भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये फिजिएबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के दिन जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, इसके पास पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोल्ड मेजॉरिटी है, और इस मेजॉरिटी की सरकार को अगर राष्ट्रपति शासन लगा के हटाया जाता है तो राजनीतिक तौर पर यह बहुत बुरा होगा। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप उस विधानसभा को भंग करने की स्थिति में नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा को अभी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सस्पेंड करते हैं विधानसभा को तो वापस फिर वही विधानसभा आएगी, और फिर राष्ट्रपति शासन जब हटेगा तो वही सरकार आएगी, और इस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लगाकर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि आदरणीय राज्यपाल ने जब वो विजिट किया और वो वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम इस तरह की चीज़ों के विरुद्ध लड़ेंगे, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के लड़ेंगे। आपको एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि संदेश खाली में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है पुलिस द्वारा, लेकिन मीडिया वहाँ जा रही है, मीडिया वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही है। इसलिए ये इस तरह का सिचुएशन नहीं है कि इसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। अगर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा दिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट उस राष्ट्रपति शासन को हटा देता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो सिचुएशंस हैं उनकी बहुत अच्छे से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी व्याख्या की है SR मुंबई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में, और उस तरह की सिचुएशन अभी बनी नहीं है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन के बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप राष्ट्रपति शासन लगाते भी हैं तो वो 6 महीने के लिए लगेगा, उसको आप एक और टर्म बढ़ा सकते हैं 1 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो टर्म्स ही दूसरे हैं। अगर देश में इमरजेंसी के हालात हों या देश में युद्ध जैसे कुछ हालात हों तो ही उसको आप 1 साल से ज़्यादा लगा सकते हैं, वरना आपको वहाँ चुनाव करवाना होगा। और मान लीजिए चुनाव के बाद फिर से यही सरकार चुन के आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर ये सरकार फिर से चुन के आती है या राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वो राष्ट्रपति शासन हट जाता है और फिर से यही सरकार पावर में आती है, तो इस तरह के लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए भी केंद्र सरकार अगर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाने से अपने आप को रोक रही है तो मैं इस बात को बहुत समर्थन करता हूँ, क्योंकि बहुत सोच समझ कर ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अभी बात आती है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सेक्शन 365 का वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 365 भी अपने आप में बहुत क्लियर है कि अगर केंद्र के किसी निर्देश का राज्य सरकार पालन नहीं करती है, उन निर्देशों का जो निर्देश देने की क्षमता सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, तभी आप सेक्शन 365 के अंतर्गत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, SC कमीशन हो, चाहे महिला कमीशन हो, चाहे चाइल्ड कमीशन हो, उन लोगों को वहाँ पर जाने से नहीं रोका जा रहा है। प्रेस भी वहाँ जाकर रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है। इसलिए मुझे 365 के इस्तेमाल की भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन वहाँ दिख नहीं रही है। इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बजाय इसको राजनीतिक तौर पर लड़ा जाए, इसको संवैधानिक तौर पर लड़ा जाए, इसको न्यायालय के न्यायिक तौर पर लड़ा जाए। इस दुखद सिचुएशन से लड़ने के लिए अगर राष्ट्रपति शासन उपाय नहीं है तो फिर क्या क्या किया जा सकता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहला तो ये है, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर रही है, वो है इसके लिए राजनीतिक तौर पर लड़ाई करना। चूँकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ ये नैतिक दायित्व तो नहीं है, ये अधिकार भी है उनका कि अगर सरकार वहाँ की इस तरह की सिचुएशन में लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है तो इसके लिए पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, और इसके साथ साथ इसके लिए न्याय की भी लड़ाई लड़े। लीगल बैटल्स भी इसके लिए ज़रूरी है और कोर्ट मॉनिटर्ड इसकी जांच हो। ये जो मांग है ये बहुत अच्छी मांग है और ये इस लड़ाई को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आज जो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े चेहरे हैं आदरणीय शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में
नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत अच्छा नेतृत्व है। और आपको अगर याद न हो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आदरणीय शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिन्होंने टीएमसी में रहते हुए नंदीग्राम की लड़ाई लड़ी थी। वो नंदीग्राम से ही चुन के आते हैं, वो नंदीग्राम के ही रहने वाले हैं और नंदीग्राम की लड़ाई लड़ने का उनके पास एक्सपीरियंस है, सिंगूर की लड़ाई लड़ने का उनके पास एक्सपीरियंस है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं जो अभी लड़ाई की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो लीगल बैटल हो, चाहे वो अधिकारियों और नेताओं और गुंडों के बीच की जो ये साठगांठ है, इस नेक्सस को तोड़ने की बात हो, ये थोड़ा पॉलिटिकल लग सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये पॉलिटिकल लगने के बावजूद यही एक सबसे बेहतर उपाय है। आप किसी भी बुरी स्थिति को तभी बदल सकते हैं जब आपके पास राजनीतिक पावर हो। बिना राजनीतिक पावर के आप इस सिचुएशन को नहीं बदल सकते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जब वाम दलों की सरकार थी तो वो बहुत लंबे समय तक थी और उनका भी ऐसा लगता था कि कभी वो सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन टीएमसी ने उनको सत्ता से बाहर किया। आज टीएमसी में अगर कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो टीएमसी भी राज्य से उसी तरह उखाड़ फेंकी जा सकती है जिस तरह वाम दलों को उखाड़ कर फेंका गया। आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति कर रही है, लेकिन ये एक सैड रियलिटी है कि आप इस सिचुएशन से लड़ने के लिए सिर्फ राजनीतिक उपाय ही कर सकते हैं, आप न्यायिक उपाय ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन इसका कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके साथ दुखद घटनाएं हुई, उन लोगों की उस दुखद घटनाओं को तो अब बदला नहीं जा सकता, लेकिन सिचुएशन अब वो बनाई जा सकती है कि इस तरह की घटनाओं की रिपीटेशन न हो। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कभी वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को भरे मंच से कहते हैं कि अगर किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया तो अगले चौराहे पे आपको यमराज से भेंट हो जाएगी। आज वहाँ की पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि महिलाओं के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार हो और उसके बाद वो जो अपराधी है वो आराम से घूम सके। ये सिचुएशन को तभी बदला जा सकता है जब आपके पास पॉलिटिकल पावर हो, और पॉलिटिकल पावर लेने के लिए राष्ट्रपति शासन या बैकडोर पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते। आपको समाज को जागृत करना होगा, आपको संघर्ष सड़क पर करना होगा और सड़क पर संघर्ष करके ही टीएमसी ने वाम दलों को बाहर निकाला और अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह सड़क पर संघर्ष कर रही है, वो टीएमसी को वहाँ की सत्ता से उखाड़ फेंक सकती है और फिर इस तरह के घटनाओं की रिपीटेशन न हो इसके लिए उपाय कर सकती है। और इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो ये है कि हम लोगों को इस तरह की दुर्घटनाओं के बारे में हमेशा बात करते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के दबाव के बाद और राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की इस तरह की मांगों के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस शेख शाहजहां को शायद गिरफ्तार कर ले, शायद वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो भी उसको एक स्केप गोट बनाए और इस मुद्दे को ख़त्म करने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको सज़ा भी दिलवाई जाए। लेकिन फिर भी इस तरह के मुद्दों की लगातार इसकी आलोचना होनी चाहिए, लगातार इस तरह के मुद्दों के ऊपर बात होते रहनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सकें और हम लोगों को इस घटना को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं करने की किसी की हिम्मत ना हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।